जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बच्चों, आप लोग की लगातार एक डिमांड थी हमारे पास कि सर जो हमारे पास सीडीएस का पेपर 1 हुआ इसमें एक नया पैटर्न देखने को मिला, सर इसके ऊपर कोई डिस्कशन दीजिए। तो बेटा आज आपके आगे हाजिर हूं मैं इस डिस्कशन के साथ में कि हमारे पास जो सीडीएस 1 का 2025 पेपर आपने दिया इसमें आपको कुछ नए तरह के सवाल देखने को मिले। हाँ, कुछ पोर्शन पुराना था लेकिन कुछ पोर्शन नया भी आया। उसका क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, उस क्वेश्चन को हम एक अटेम्प्ट करना है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, उस चीज के बड़ा थोड़ा सा डिस्कशन रखेंगे शॉर्ट वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा आखिर तक, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं आपको जो आपके 2025 के जो अगला पेपर है, यानी कि आप जो सितंबर टारगेट कर रहे हैं, अगर इसका आपको एग्जाम देना है तो हो सकता है यहाँ पे आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। ठीक है, सो फिर से मैं कहूंगा कि एजीएस के टीम के साथ में जुड़े रहिएगा। लगातार आगे पास वीडियोस अपलोड हो रही हैं फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। इंग्लिश में भी मैंने आपको पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो बताई थी सीडीएस क्लब की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर ये नेक्स्ट 8 वीक्स, 8 हफ्तों के लिए क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी है वो बताया था मैंने। सिमिलरली अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि क्या आपके पास जो नया पैटर्न था उसको कैसे डील किया जाए। ठीक है, उसके साथ में हमारे सवाल कैसे रहे, उसके कितना वेटेज था, हमारे को किस में अटेम्प्ट करना है, किस में हमें थोड़ा सा सेफ रह के चलना है, ये सारा डिस्कशन अभी रहने वाला है। तो सारे बच्चों से मैं कहूंगा जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की या फिर लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बच्चों चलो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन सीडीएस का जो नया पैटर्न देखने को मिला अप्रैल वाले पेपर में, इसके ऊपर क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है इसमें, हाँ इंफॉर्मेशन पहले मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास जो कैडेट्स अभी एनरोल नहीं करे हैं, सीडीएस बैच अगर लेना चाहते हैं और एनरोल नहीं करे हैं तो बेटा इस साइड टाइम आ जाओ फटाफट से, क्योंकि आपका सिलेबस मिस हो जाएगा वरना आखिरी में, फिर आखिरी के 2-3 महीने में आप कुछ ज्यादा दिक्कत फेस करेंगे कवर करने में। तो इनकेस यू आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन क्लासेस, तो बच्चों ऑफलाइन के लिए आगे पास टारगेट बैच हमारे पास ऑलरेडी रनिंग स्टेज पर है फॉर सीडीएस। ये बारकोड को स्कैन कर लो, ठीक है, यू गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम हियर। देन अगेन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑफलाइन बैच है जो देहरादून ब्रांच पे अवेलेबल है, ये सिर्फ देहरादून में अवेलेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। देन अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट बनना चाहते हैं हमारे साथ में तो 15 अप्रैल से ऑलरेडी आगाज हो चुका है इस बैच का। ठीक है, ये सीरीज आपके पास मिलेगी ऑन आवर एप्लीकेशन, और यहाँ ध्यान रखिएगा 1499 इसकी फी है बस। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास अब कुछ ही दिन का रजिस्ट्रेशन में ओपन है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ठीक है, सो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो बच्चे अपने आगे कैडेट्स अपना फ्यूचर देखते हैं डिफेंस सर्विसेज में, पर्टिकुलरली सीडीएस के थ्रू। अब बच्चों जैसा मैंने बताया कि पैटर्न की बात करेंगे थोड़ी सी, तो सीडीएस 1 में अंग्रेजी का नया पैटर्न सर क्या रहा ये तो बताइए थोड़ा सा। पैटर्न में देखिए बहुत चीजें चेंजेस हुई, बहुत ऐसे क्वेश्चन आए जो टिपिकल थे, कुछ की लैंग्वेज बड़ी टफ थी, समझना ही नहीं आ रहा था भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, भाई ने पूछना एग्जामिनर हमसे चाह क्या रहा है। ठीक है, कई लोग तो क्वेश्चन के अंदर ही कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कुछ चीजें अच्छी रही। उन्होंने अपना जो लेवल था, एक सीडीएस का जो लेवल मेंटेन होना चाहिए उस लेवल पे इन्होंने अपना पेपर बनाया था यूपीएससी ने इस बारी। और मैं कहूंगा काफी सारे चीजें, देखो कंटेंट तो उनका सारा कुछ वैसे ही था, लेकिन पॉइंट क्या हुआ कि उन्होंने उसका पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे वोकैबुलरी थी, पहले हमें एंटोसाइनो डायरेक्टली मिल जाते थे, अब हमें डायरेक्टली एंटोसाइनो मिल करके व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने उसके साथ में भाई एक वर्ड दे दिया, नीचे 4 ऑप्शंस बोल दिए कि इसमें से इसका एग्जैक्ट मीनिंग कौन सा है। ठीक है, तो ये कुछ हमें नए तरह के पैटर्न के क्वेश्चन दिखे, अभी इस पर डिस्कशन हमारा पूरा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं स्ट्रैटेजी भी अपनी अपनाएंगे अभी, क्या इसमें स्ट्रैटेजी रखनी है। इससे पहले आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा अबाउट सीएपीएफ। ठीक है, जो बच्चों ने सीएपीएफ में एडमिशन लिया था अपना, ठीक है, अभी आपको पता है कि हमारे लास्ट लगभग 30 दिन पहले हमारा सीएपीएफ का बहुत प्यारा एक बैच स्टार्ट हुआ था, एडमिशंस के क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी। उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना कुछ सीख रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। वो सिर्फ 500 रुपीज में आपके लिए कोर्स आया था। ठीक है, सभी बच्चों ने समय देखा था, पसंद भी किया उस कोर्स को, बहुत सब्सक्राइब भी करे बैठे हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही है। ठीक है, और होपफुली जो अपना एग्जाम आएगा उनका उसके लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी अपनी मीट करेंगे। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि सर हमने उस समय कोर्स नहीं लिया और अब हम चाहते हैं भाई हमारे को थोड़े से प्रैक्टिस करा दी जाए, तो आपके लिए केजीएस लेके आ गया है एक बहुत उम्दा टेस्ट सीरीज फॉर सीएपीएफ। ये जो टेस्ट सीरीज है ये 18 मई से स्टार्ट हो रही है, देख लीजिए डेट ऑफ स्टार्टिंग है 18 में। इस पे ऑलरेडी किंगशुक सर ने, जो हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं ऑफ सीएपीएफ, उसमें ऑलरेडी इसके लिए बहुत एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करी है आपके लिए, उसको भी जरूर देखिएगा, साथ में इस वीडियो के माध्यम से उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देन इसमें 2 तरह की आपके पास टेस्ट सीरीज रहेगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड वाली। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो उस समय कोर्स सब्सक्राइब नहीं करे थे। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा बच्चों, मैं पहले दूर कर दूं, जो बच्चे अपना कोर्स सब्सक्राइब कर रहे थे उस समय उनको प्रॉमिस किया गया था एक सीरीज का, वो उनको मिलेगी वैसी एज इट इज।
वो सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सर हमें क्या दोबारा परचेज करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी अपना कोर्स के सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि नहीं, आपको दोबारा परचेज नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए वो टेस्ट सीरीज अलग बनेगी पूरी, आपकी जो आपको प्रॉमिस की गई थी। ये उन बच्चों के लिए है जो उस समय कोर्स को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे या उनको लगा कि हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देनी है खाली, तो उनके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है केजीएस के द्वारा। ठीक है, इसमें आपके पास पूरे 10 टेस्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें सारे टेस्ट आपके ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों पे ही हैं। बारकोड आप स्कैन कर लीजिए, आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे आपको ले आएगा लिंक सीधा ये। बाकी जो है डिटेल्स ऑनलाइन कोर्स की आप जो देख रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो रहेगी उसकी 299 मात्र फी रखी गई है, और सिमिलरली ऑफलाइन के लिए जो आपके पास है वो रहेगा 999 रुपीज में। ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है आपके पास अपने सीएपीएफ के पेपर को जज करने के लिए कि आप कहां पे अभी स्टैंड करते हैं और आपको कितना और एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन साथ में देखिए, और इसमें आपके पास डेट्स वगैरह पूरी शेयर करी गई हैं। इसमें आपके पास फुल लेंथ जो रहेंगे हमारे पास, ये 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और ये लगातार चलते रहेंगे आपके पास। ठीक है, फॉर 10 टेस्ट की जो सीरीज चलेगी पूरी, तो टिल एग्जाम आपके पास लगातार आपको प्रैक्टिस देते रहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी की फीचर्स हैं जिसमें आपके पास पूरा का पूरा जो आपको एग्जाम पैटर्न के ऊपर आपके जो पेपर होता है सीएपीएफ का, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। देन सीएपीएफ की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ये अवेलेबल रहेगी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली ब्रांच में हमारे पास करोलबाग में, जैसे आप जानते तो यहाँ पे तो हमारे एसएसबी ग्राउंड है, और हमारे पास ओल्ड राजेंद्र नगर ग्राउंड फ्लोर जो हमारे पास पड़ता है, हमारा यहाँ पे सेंटर और है न्यू दिल्ली में, वहां पे आप जाकर के टेस्ट सीरीज को अपना दे सकते हैं ऑफलाइन मोड पे। देन अगर देहरादून आप आते हैं तो यहाँ पे शिवालिक टावर्स है देहरादून में, पेट्रोल पंप के पास में। ठीक है, सहस्त्रधारा रोड पर, यहाँ पे आप आ सकते हैं। एंड प्रयागराज में आप जा सकते हैं सिविल लाइंस में अपना एग्जाम ऑफलाइन मोड पे देने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर सीएपीएफ मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, और फिर से कहूंगा जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं कोर्स को, उनको सीरीज को अलग से परचेज करने की नीड नहीं है, आपको अपनी सीरीज अलग से मिलेगी। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो उस समय कोर्स सब्सक्राइब नहीं करे थे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना था। तो चलो हमारे अब जो मेन काम पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं बेटा, कि नया पैटर्न हमारे पास सीडीएस का भाई क्या रहा सर। देखिए, सबसे पहली बात इसके अंदर जो नया पैटर्न था, इसमें यूसेज ऑफ होमोफोन्स पे खास तौर पे एग्जामिनर ने फोकस किया था। मैं की पॉइंट्स लेकर के आपके लिए पहले आगे हाजिर हुआ कि भाई यहाँ पे आगे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो क्या रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो रहा था, दैट वाज द पॉइंट ऑफ होमोफोन्स। इस पर उन्होंने बेसिकली दो अलग अलग तरह से सवाल करे हैं, दो अलग अलग तरह से सवाल करे हैं। जैसे एक में तो डायरेक्ट वर्ड पूछ लिया, कुछ में उन्होंने पेयर कॉम्बिनेशंस पूछ लिए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखकर चलना है। होमोफोन्स पे एग्जामिनर का काफी ज्यादा एम्फेसिस रहा इस सीडीएस 1 में भी, और हो सकता है सीडीएस 2 में भी सितंबर वाले में इक्वल फोकस रहे। अब अगला हिस्सा आया आपके पास सेंटेंस कॉम्बिनेशन। ये हिस्सा भी आपके पास प्रीवियस पेपर्स में भी था, थोड़ा सा टफ हिस्सा होता है। इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस से क्या रिलेट करता है, या सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से कैसे रिलेट करता है, वो उसके बारे में ऑपोजिट बातें बताता है या सिमिलर बातें बताता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है या कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इस तरह के हमारे पास सवाल आए थे। इसकी ट्रेनिंग लगातार हम क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है इस वीडियो के माध्यम से। कमिंग डेज में वाईटी पे जो सेशन चल रहा है, स्पेशली मेरे पास जो शाम का ही मेरा इंग्लिश का सेशन चलता है, आप जानते हैं 6:30 से मेरी क्लास होती है। ठीक है, ऑल इन वन सीरीज है वो हमारे पास। ठीक है, इंग्लिश की डेली डोज के नाम से मैं सीरीज लेकर के आपके सामने हूं यहाँ पे। तो उसमें आपके पास क्या रहता है, ये सब चीजों की प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, लेकिन एक क्लासरूम तो बेटा क्लासरूम ही होता है। तो आई सजेस्ट कि अगर इफ यू वांट टू गो थ्रू अ प्रॉपर थरो स्टडी, तो आपको कोर्स लेना चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे। देन उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है मैचिंग द लिस्ट। इसमें भी एग्जामिनर ने इस बार दो तरह से सवाल करे थे मैच द कॉलम्स वाले। एक में तो आगे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच था और एक में वोकैबुलरी का हिस्सा था। ठीक है, तो इस पर भी आपको खास ध्यान रखना है। अभी मैं इसके पूरे वेटेज बताऊंगा आपको कितना क्वेश्चन कैसे रहे थे। उसके बाद में जो और पोर्शन था बच्चों, उसमें था कॉमनली यूज वर्ड्स। अब कॉमनली यूज वर्ड्स को इन्होंने डायरेक्टली ना पुट करके मीनिंग ऑप्शंस दे करके 4 ऑप्शंस दे करके पूछ लिया, भाई इधर प्रैक्टिस का मीनिंग बताओ नियरेस्ट क्या है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग की 4 ऑप्शंस दिए जाते, इन्होंने वहां पे लाइंस लिख करके दे दी और हमसे पूछा कि प्रैक्टिस बताओ ये नाउन है या वर्ब है। उसमें सीई वाली बातें और एसई वाली बातें आपको ध्यान रखनी थी। भाई एसई से वर्ब बनता है, सीई से नाउन बनता है। एडवाइस की जैसे बातें होती हैं, सीई से नाउन बनता है, एसई से वर्ब बनता है। ठीक है, तो वो सारी बातें हमने क्लास में करी थी डिस्कस। मतलब ये पेपर ऐसा रहा था, आप लोगों का फीडबैक तो हमें लगातार मिला ही है। तो काफी कुछ तो होता है जो आपके पास सीधा बोर्ड से ही आपको एज इट इज मिल गया था। तो इट इज वेरी मच लाइक कि सिलेबस तो हमारे कंट्रोल में था, लेकिन इसमें पैटर्न लगातार जो बदल रहा है ना, इस पे आपको दिक्कत आ रही थी। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में फोकस बना के चलना और प्रैक्टिस लेके चलना पड़ेगा।
साथ में जो फिल द ब्लैंक्स थे उसके अंदर डिस्कोर्स मार्कर्स जैसे वर्ड्स का यूज किया था, बच्चे समझ ही नहीं पाए ये डिस्कोर्स मार्कर क्या नई चीज आ गई। बेटा नई चीज मार्क कुछ नहीं थी, उसके अंदर आपको सिंपल फिल द ब्लैंक्स के अंदर बेसिकली वहां पे प्रीपोजिशंस थे, डिटर्मिनर्स थे, ठीक है, या फ्रेजल वर्ब्स थे, इनको फिल करना था, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशंस का पोर्शन था, उसको आपको फिल करना था। तो थोड़ा सा वो लैंग्वेज समझने में इस बारी एग्जामिनर ने क्या करा, जो अपने क्वेश्चंस थे ना उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ कर दी। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा फिरा करके प्रेजेंट कर दिया। तो वहीं पे हम लोग अटक गए थे थोड़ा सा कि सर समझ ही नहीं पा रहे हैं पूछना क्या चाह रहा है। और बाकी तो बैक रेगुलर था ही, सरप्राइजिंगली पैसेज नहीं था इस बारी पीक्यूआरएस भी बहुत इजी थे, ठीक है। आप अगर टाइप 1 और टाइप 2 देखते हैं हमारे पास नॉर्मल पीक्यूआरएस और S1 S6 के जैसे ऑर्डरिंग सेंटेंसेस होते हैं, और अपना फिर होता है ना स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर करने वाले पीक्यूआरएस वाले S1 S6 वाले, तो नॉर्मली काफी हाई लेवल पे मिलते हैं वो, लेकिन इस बारी काफी मॉडरेट लेवल के थे, तो आसानी से बच्चे कर पाए उस चीज को। जितने भी फीडबैक्स मिले वो यही मिले लगभग। तो चलिए आगे देखिए इस पोर्शन के अंदर कि क्या था हमारे पास। ये था आगे पास कुछ वेटेज अब, ठीक है। आपको इस बारी कितने क्वेश्चंस मिले उसकी वजह बात करते हैं। जो कोरिलेटिंग सेंटेंसेस थे उसमें आपने 10 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। 120 क्वेश्चंस आपके पास जैसे होते हैं टोटल, तो 120 में से 120 क्वेश्चंस में से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन थे कोरिलेटिंग वाले। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के 10 क्वेश्चंस थे, वो S1 S6 वाले 10 क्वेश्चंस थे आपके पास। फिर आपके पास आया था आपके पास कॉमनली यूज वर्ड्स, जैसे मैंने बताया तो इसके 5 क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने। देन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर डिस्कोर्स यानी कि डिस्कोर्स मार्कर्स, ये वो एक्सप्रेशंस वाली बातें या डिटर्मिनर्स फिल करने वाली बातें, तो वो सारी बातें के लिए भाई आपने 5 क्वेश्चंस देखे वहां पे, ठीक है। उसके बाद था आपके पास पेयर वर्ड्स के अंदर 5 क्वेश्चंस थे। इनको आप होमोफोन्स भी कह सकते हो, ये होमोफोन्स के वेरिएंट ही थे, खाली पेयरिंग कर रखी थी उन्होंने उसके साथ में। अभी मैं आपको पूरा पेपर का पूरा ब्रेकअप बताऊंगा, कैसे पेपर दिखा करके उसका साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। फिर आपके पास आए थे आपके पास जनरल वर्ड मीनिंग्स की तरह से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर वही पूछा था कि भाई सेंटेंस उसने पूछ लिया इंस्टेड ऑफ अ वर्ड, ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद में आगे आपके पास ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के 10 सवाल, मतलब 20 सवाल तो आपके यही हो गए, जिसके अंदर आपके पास पीक्यूआरएस और S1 S6 वाले सवाल थे। तरीका तो आपने दोनों ही सीखे थे मुझसे। देन उसके बाद में मैचिंग आए थे भाई 10 सवाल मैच द कॉलम्स वाले। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले ज्यादा सवाल थे एज कम्पेयर टू वर्ड मीनिंग्स, तो उसमें आपको ध्यान रखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डायरेक्टली ना पूछ करके उन्होंने इस बारी आपसे मैच द लिस्ट या फिर लिस्ट ए और लिस्ट बी वाले क्वेश्चन की तरह से पूछ लिया था, ठीक है। तो इन सभी के साथ में आपको देखने को मिला अपना पेपर। देन और जो पोर्शन था आपके पास वर्ल्ड क्लासेस थी यहाँ पे, इसमें आपके पास 10 क्वेश्चन थे। सिमिलरली आपके पास क्लोज टेस्ट था और बहुत सिंपल क्लोज टेस्ट था, ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट था। तो अगर आपने ग्रामर पे फोकस किया होता तो आपको बहुत अच्छे से मिलता है। तो इसके अंदर आपके पास ये जो पेपर पैटर्न नया वाला आया था, इसके अंदर वही चीज पुरानी मेंटेन करी गई, लेकिन क्लोज टेस्ट वाली, लेकिन लेवल थोड़ा सा हल्का कर दिया गया। उसके बाद में फिल द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन डिटर्मिनर्स, ये 5 सवाल थे आपके यहाँ पे। होमोफोन्स के डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आए थे। देन उसके बाद इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये इसके हमेशा फिक्स्ड होते हैं, 10 सवाल तो पूछते ही हैं इसके अंदर, लेकिन इस बार कुछ ऐसे इडियम और प्रोवर्ब्स थे जो हमारे न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। हमने अगर हैबिट रखी है रीडिंग की, अगर आप पढ़ते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ऐसे करके, और अलग अलग एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो जानते हो न्यूज़पेपर की वैल्यू बहुत होती है। तो उसमें जो ज्यादातर हमें वर्ड मिलते हैं देखने के लिए, इडियम्स मिलते हैं, खासकर उनका इस्तेमाल ज्यादा देखा गया, ठीक है। तो आपको अपने इडियम्स पर भी इस बार वर्क करना पड़ेगा। साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 सवाल थे और आपके पास स्पॉटिंग एरर्स के अंदर 10 सवाल थे जो डायरेक्टली ग्रामर बेस्ड थे। इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं काम मुश्किल। इसमें आपको ये ध्यान रखना था कि आपको जो फुल स्कोर होना चाहिए था वो आपके पास अपना इनका स्पॉटिंग एरर्स, डायरेक्ट सेंटेंस थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट सेंटेंस थे। इडियम एंड फ्रेजेस में चलो मान सकते हैं आपके पास 6 या 7 आपके पास इजी थे, 2-3 मुश्किल होते ही हमेशा। होमोफोन्स आपके पास इजी थे, ये आपके पास सीधा आंसर आना चाहिए था। फ्रेजल वर्ड्स वर पीस ऑफ केक फॉर यू अगर आप पढ़ के गए होते। सिमिलरली इसके अंदर क्लोज टेस्ट के अंदर भी आपने 7 से 8 मार्क्स अपने गेन करने चाहिए थे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में भी वही केस था। वर्ड केसेस में थोड़ा सा आपके पास हल्के से वर्ड्स कभी थोड़े से मुश्किल आए थे, लेकिन ओवरऑल ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल इम्पॉसिबल थे, मैनेजेबल थे, थोड़े से कर सकते थे। तो ये वो हिस्से थे जो आपके पास इजी हैं, जो आप स्कोर कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ देखिए आपके पास ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस तो आपके पास पक्के हैं ये। उसके बाद अगर आप देखो इसके अंदर भी यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स विद डिस्कोर्स मार्कर्स, ये टफ नहीं था, इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन जैसे वर्ड्स फिल करने थे, इजी था हमारे पास पोर्शन ये वाला भी। तो ये वाला हिस्सा भी आपके पास है, ओके। मैचिंग द लिस्ट के अंदर भी काफी कुछ सरल था, क्योंकि इसके अंदर वही चीज था कि नॉर्मल वर्ड के थ्रू मैच कर रहे थे हम लोग। अगर 2 वर्ड्स मैच हो गए बाकी अपना पे लिंक लग जा रहे थे। इवन फॉरेन वर्ड्स पूछे गए थे तो बाकी लिंक्स अपना पे लग रहे थे, अगर आपको एक उसमें से 1 या 2 लगाने आ गए थे तो बस थोड़ा सा फोकस करते तो आपका लगभग 60 to 70% पेपर तो वो था
जो आप बड़े आराम से कर सकते थे, इजीली काम अपना निपटा सकते थे। लेकिन गलती कहां पे करी आप लोगों ने? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था टाइम मैनेजमेंट का। आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए अपना। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। इस बार फीडबैक ही मिला कि सर ऐसा नहीं था, आप अपना पेपर जानते नहीं थे, हमने सारे टिक कर रखे थे लेकिन ओएमआर की पे ट्रांसफर ही नहीं कर पाए। और इसके लिए मैंने बेटा आपको पहले ही बताया था कि आपको सबसे पहले अपनी ओएमआर की पे ट्रांसफर करना है 50% पेपर करने के बाद में, और आखिरी के 10 मिनट जब बच जाते हैं उसके पहले ही अपना जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस हैं, अपने बचे हुए जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको आपको अपना ओएमआर की पे ट्रांसफर करना है। ये हैबिट आप अभी से डालो। देखो हम जब ऑफलाइन वीकली टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे हम बच्चों को लगातार टाइम मैनेजमेंट की गाइडेंस देते हैं। केजीएस में जब भी यहाँ पे देहरादून ब्रांच पे हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, या फिर अगर हम प्रयागराज पे भी आप देखिए, वहाँ पे एनडीए की क्लासेस चलती है साथ में। वहाँ पे जब भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम देते हैं, यहाँ पे हम लोग एनडीए के सेशन चलाते हैं देहरादून में भी, तो यहाँ पे भी बच्चे जब अपना टेस्ट देते हैं तो उनको लगातार टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बताया जाता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पेपर को पूरा कर लेते हैं और फिर आंसर नहीं मार्क कर पा रहे हैं तो सोचिए कितना इट्स अ ट्रेजेडी देन, नहीं तो गलत चीज हो गई फिर तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो बच्चों। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो सोचो कि वही आपके पास जो मार्क्स छूट गए आपके, अगर वो आप गेन कर ले तो कितना बेटर होता। ठीक है, तो फिर भी ध्यान रखना अगले पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो आपके पास जो आता है, जो नहीं आता, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। जो नहीं आता उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। आप पहले सबसे पहले अपने 10 मिनट दीजिए, पेपर को ध्यान से स्कैन करिए, उसमें देखिए कि आपको क्या चीजें आती हैं, उसके बाद उनको टिक कर लीजिए। बेसिकली जो आपको आता है उसको सोच लिए मैं पहले करूंगा, फिर जिसमें डाइसी है, थोड़ा सा डाउट होगा, उसको मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे नंबर पे रखूंगा, और फिर जो मुझे नहीं आता उस पर डू नॉट टच का लेबल लगा दूंगा। तो इसको तो हाथ नहीं लगाना, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, सीडीएस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, थोड़ा सा केयरफुल रहना बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। उसके बाद में ये तो चलो था आपका पास पेपर किस तरह से अंग्रेजी का जो इस बार पेपर था, इसमें कैसे हमारा पेपर में क्वेश्चंस का ब्रेकअप मिला। अब यहाँ पे आगे का हिस्सा जो है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे पूछते हैं सर हमें कोर्स लेना है, हम कोर्स कैसे लें। देखिए, सबसे पहली बात, कोर्स लेने के लिए बस दो तरीके हैं। आप सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां पे प्ले स्टोर पे अपने फोन नंबर से ऐसे आप लॉगिन करोगे उस एप्लीकेशन के ऊपर, आपको हमारी कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग वहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं, आप क्लिक करना, आपको रिस्पेक्टिव कोर्स मिल जाएगा। या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पे कुछ इस तरह से वहां पे इंटरफेस खुलेगा आपके पास सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं। नेवी का भी हमारे पास नया बैच स्टार्ट हुआ था, उसके भी कोर्सेज लिस्टेड हैं। सीडीएस 2 का हमारे पास जो बैच है इसके लिए कोर्स लिस्टेड है वहां पे। ठीक है, एनडीए 2 के लिए लिस्टेड है यहाँ पूरा। इवन वहां पे फाउंडेशन कोर्सेज जो है हमारे पास, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कोर्स हमने स्टार्ट करे हैं फॉर फाउंडेशन, जिसका टारगेट 2027 है, लेकिन बच्चों के लिए एडमिशन ओपन है। अभी अगर 11th में आए हैं तो अपना एडमिशन ले सकते हैं देहरादून में आकर के, और पूरी ट्रेनिंग लेंगे, अपने 2 साल की स्कूलिंग भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो वो भी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिस्टेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप यहाँ पे सीधा अपने पास जाकर के डायरेक्टली कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जाना है केजीएस की वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, कुछ ऐसा इंटरफेस है उसका। ठीक है, बाकी फिर से कहूंगा ये ऑफलाइन नंबर्स भी हैं यहाँ पे देहरादून ब्रांच के लिए, और ये बार कोड मैं आपको दिखाता हूँ हमेशा, इसको आप स्कैन कर लीजिए तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, तो ये चीज तो थी आपके पास रिगार्डिंग कि सर हमें कैसे एडमिशन लें, ये बता दीजिए। ठीक है, अब चलो बात करते हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर में नया क्या था और कुछ चीजें जो रिपीट हुई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे मैंने देखो न्यू हमारे पास मिला वो क्या था, एक बड़ा अजीब विचित्र तरह का सवाल। ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि देखो लगा था कि पूछना क्या था, उसने एग्जाम में नहीं अपना क्लियर कर पा रहा था, फिर एग्जाम से देखो हटना पड़ा, हमें हेल्प लेनी पड़ी बैंकिंग के पैटर्न को लेकर के। बैंकिंग में सवाल आता है इसके जैसा, जो फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करी गई ना, एग्जाम में खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने स्टेटमेंट को, जरा ध्यान से देखना। सेंटेंस इन्होंने पूरे फर्स्ट टाइम डाला था सवाल इस तरह का ये। ठीक है, इसमें क्या आया कि इन दिस सेक्शन एन अंडरलाइन वर्ड हैज बीन यूज्ड वेरियसली इन 3 सेंटेंसेस S1, S2 एंड S3। मतलब यहाँ पे आगे पास जो ये यूनिफॉर्म नाम के वर्ड था, इसको उन्होंने यूज करा बेसिकली 3 तरह से, S1, S2 और S3 की तरह से। इसमें इन्होंने बोला है कि अगली लाइन में यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन हाउ मेनी सेंटेंसेस हैज द वर्ड बीन यूज्ड करेक्टली। ठीक है, तुम्हें पता करना है कि कितनी बारी हमने उस शब्द का सही उपयोग किया है विद प्रॉपर मीनिंग। यहां तक तो सब कुछ सिंपल सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अगर एक यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल मैंने एक बार ही सही करा है, एक मीनिंग ठीक दिया है तो मैं नंबर 1 पे टिक करता, मैंने 2 मीनिंग सही दिए तो नंबर 2 पे टिक करता, मैंने 3 मीनिंग सही करे तो मैं नंबर 3 पे टिक करता, और अगर मेरा एक भी मीनिंग उसमें सही नहीं है तो मैं नन पे टिक करता। सिंपल चल रहा था काम। ठीक है, लेकिन भाई पता नहीं अचानक से एग्जामिनर के दिमाग में क्या चीज घुसी, उन्होंने क्या बोला कि इफ द वर्ड हैज नॉट बीन करेक्टली यूज्ड इन, देखो यहां है इशू, इन एनी वन, यहां भी चलो काम चल गया, और मोर देन वन। अब जिसको नोटिस करो, इन एनी वन
और मोर देन वन गिवन सेंटेंसेस, मार्क योर रिस्पॉन्स एज डी। अब यार यहाँ ये स्टोरी हो गई, ये कहानी हो गई कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये बताइए कि अगर एक गलत है, ठीक है, तो मुझे डी लगाना है, लेकिन अगर एक से ज्यादा गलत है तो भी मुझे डी लगाना है। तो अगर मान लो किसी का ऑप्शन ही हुआ कि अब यहाँ ऊपर लिखता है कि ओनली वन, ठीक है, अगर किसी का सही है तो वन पे टिक कर दो, तो बाकी दो तो गलत हुए। तो अब बताओ, क्वेश्चन ये उठ गया कि सर अब ये बताओ कि वन पे टिक करूं या मैं डी पे टिक करूं, ये सवाल हो गया। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है एग्जाम में। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बना है, जब तक आंसर की नहीं आ जाएगी इसकी कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर, ये बैंकिंग के अंदर एक क्वेश्चन इसके जैसा मिलता है, लेकिन वहां पे इंस्ट्रक्शन साफ छपी होती है। वहां ये नहीं होता है लिखा हुआ कि अगर मान लो एक या एक से ज्यादा गलत है तो डी मार्क करो। इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है, क्या चीज है, देखो यहाँ पे फिर से लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे, यहाँ इस वाली लाइन को नोटिस करना। ठीक है, इफ द वर्ड हैज नॉट बीन करेक्टली यूज्ड इन एनी वन और मोर देन वन, ये मोर ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, ये यहाँ पे टेंशन है, देन मार्क के रिस्पॉन्स एज डी। तो मतलब अगर सोचो क्यूने फॉर्म का एक भी ऑप्शन गलत हो जाता, तीनों ऑप्शन यहाँ तो सही थे तो मैं 3 लगाता। ठीक है, अगर कोई भी एक ऑप्शन गलत हो जाता तो क्या मैं अपना टिक करूं किस पे, बी पे टिक करूं या मैं डी पे टिक करूं, ये कंफ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि अगर एक सही है तो एक लगाओ, दो सही है तो दो लगाओ, तीन सही है तो तीन लगाओ, और अगर एक भी सही नहीं है तो डी लगाओ। और फिर अगली लाइन में कह देते हैं कि अगर एक से ज्यादा गलत, एक से ज्यादा गलत है तो डी ऑप्शन मार्क कर दो। तो यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारी यूपीएससी की क्या आंसर की आती है। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था क्वेश्चन को। इसके जैसे मैं आपको कहूँ कि बैंकिंग कैसे मैं पढ़ाई कराता हूँ, तो बैंकिंग के अंदर भी मेरे पास एक सवाल मिलता है वहां पे, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती, उसमें से लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसमें ये नहीं होता कि अगर कोई भी एक गलत है तो क्या करो, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो कई टीचर्स ने इसको सॉल्व किया है, अब वी आर वेटिंग फॉर द आंसर्स। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं। तो ये एक नया पैटर्न मिला था आपको, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पास जो पेपर 2 होगा, या अगर ये पूछते हैं ऐसे वर्ड्स तो इसकी लैंग्वेज को सुधारेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने यहीं पे अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया बच्चों के लिए और इवन टीचर्स के लिए भी कि इसमें करें तो करें क्या। ठीक है, तो वो चीज थी, लेकिन फिर भी आंसर की अगर आपको देखो, उस समय जब सॉल्व किया था हमने एक प्लेटफॉर्म लेकर सॉल्व कर लिया, हमने कहा एक बेस लगा लेते हैं, हर टीचर ने एक अपने मेथड को लेकर के सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख के चलना है। तो ये आपके पास एक नया मिला हिस्सा, लेकिन ये फिर से किसके ऊपर बेस था, वर्ड मीनिंग के ऊपर बेस था। ठीक है, पूरा विकैबुलरी बेस था ये। तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे आपके पास 3 ऑल्टरनेट्स थे, आपको उसमें से इन वर्ड के राइट अप्रोच लगाए। ठीक है, इसके अंदर कौन सा डायरेक्ट मीनिंग आता है। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये था आपके पास, इसमें आपके पास जो टोटल क्वेश्चन थे वो 5 क्वेश्चन थे। नया पैटर्न था इसलिए एग्जामिनर ने सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए, इसके ऊपर ज्यादा नहीं पूछा इसमें। तो क्या पता इस बार अगले पेपर में ज्यादा सवाल आ जाए, लेकिन आई होप कि एग्जामिनर अपने जो लाइंस हैं इनको आई थिंक क्रॉस चेक करेगा यूपीएससी कि इस लाइन में उन्होंने क्या पूछना चाहा। बच्चा कंफ्यूज हो गया इसको पढ़ के बहुत। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से ना मैं कहूंगा बचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट मत करो, इन केस यू आर श्योर यू अटेम्प्ट, बट अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो यू शुड अगेन स्किप दोस क्वेश्चंस। यूपीएससी जानबूझ के ट्रिक क्वेश्चन डालता है ताकि आप अटको बीच में, कहीं पे आप गलतियां करो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास टाइम किल करने वाले होते हैं। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सवाल को नहीं समझ पाए हैं, तो उसको अटेम्प्ट मत करिएगा। ठीक है, जिसको पेपर में खास ध्यान रखना अगले पेपर के हिसाब से। तो ये था आपके पास एक नया पैटर्न। उसके बाद में अगले से पे बढ़ते हैं। हमारे पास जो और पोर्शन आया था, देखो फिर से एक न्यू पोर्शन मैंने कहा था आपके पास वर्ड्स पूछे, उसने लैंग्वेज चेंज कर दिया। देखो न्यू कैप्शन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है इसके, लेकिन उन्होंने सिर्फ कैप्शन चेंज कर दिया। देखो अभी भी वही चीज है, बिसाइड वगैरह भर दो, बिटवीन भर दो, लेट भर दो, इंस्टेड भर दो, तो वो सारी चीजें वही हैं आपके पास कि इसके अंदर वही अपने कहते हैं फिलर्स के वैसे, जिसमें प्रीपोजिशंस हो गए, इसमें आर्टिकल्स हो गए और चैप्टर्स हो गए। ठीक है, एडवर्ब्स के बारे में पूछ लिया था इन्होंने पूरा, तो ये सब चीजें हैं। तो आपको वही चैप्टर का नाम था, लेकिन इसके इन्होंने अपना टाइटल चेंज कर दिया। इन्होंने इसका नाम क्या लगा दिया, दैट मीन्स यहाँ पे वो डिस्कोर्स वर्ड में लगा दिया ना, डिस्कोर्स मार्कर्स या एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये लाइन का उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज करा था। तो ये बच्चों को लग रहा था कि कुछ नया आ गया, चलो नया नहीं था, वो कहते हैं ना कि नई चीज नहीं थी, पुरानी थी, नई पैकिंग में लगा करके आपके सामने रख दी गई थी। तो ये चीज को ध्यान रखो, सेंटेंस पढ़ो, अपने आप में आंसर निकल रहे थे। इसकी पूरी सोल्यूशंस तो आपको मैंने प्रोवाइड करी है, पूरी सीरीज की आपको पूरा टेस्ट हुआ था, इसका पूरा सोल्यूशन लाइव हम लोग गए थे पूरी टीम। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास मिला था, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन देखे थे आपके पेपर में। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ये ध्यान रखना था कि इसके अंदर वही सेम था कि अपने नॉर्मल ग्रामर थे इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बेसिकली इसके अंदर आपके पास एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, ठीक
ठीक है, कंजंक्शंस और एडजेक्टिव्स इन चैप्टर्स का खास इस्तेमाल किया गया था इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट तो कहूंगा पुराना था, लेकिन कैप्शन नया था उसका। ठीक है, अगले से भी देखते हैं। अगला ऐसा हमारे पास आया था वो इस प्रकार से था हमारे पास कि भैया यहाँ पे आगे पास थे सीधा सीधा पुराना वाला चीज थी, आगे पास दिए गए थे पेयर वर्ड्स, यही चीज है वो होमोफोन्स वाली बातें थी, इलिसिट और इलिसिट के बीच में कंपैरिजन करना, इसके दिए थे इन्होंने 5 क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे पास सेट सी है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सेट सी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चंस आए थे विच इज आई थिंक इजी। ये सारे वर्ड्स वो है जो आपको क्लासरूम में कराए गए थे। ठीक है, और कितनी तो इसकी मैंने वीडियोस बना के शॉर्ट वीडियोस बना के पोस्ट करी हुई है। ठीक है, तो आपने अगर ध्यान से किया होता तो इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते जो आपने ऑलरेडी या तो मेरे शॉर्ट्स में देखे होंगे या मेरे क्लासरूम में डिस्कस करोगे या मेरे नोट्स में आपको मिले थे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पोर्शन था आपके पास, इसको तो प्रैक्टिस से ठीक होगा, तो होमोफोन्स है इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी उतना अच्छा होगा। ठीक है, इसमें रूट सीखे मेरे साथ में आकर के, देखिए आप क्लासेस में आइए उसमें सीखे पूरा कुछ। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है हमारे इस बार एग्जाम का। फिर जो एक हमें पोर्शन मिला जिसके अंदर फिर से मैं न्यू का टाइटल लगा के चलूंगा, वो था आपके पास, यहाँ पे आपके पास 4 सेंटेंस दिए थे इन्होंने और कहा था कि इसके अंदर जो करेक्टली यूज वर्ड है वो बताइए, मतलब ये प्रैक्टिस की स्पेलिंग को लेकर के। और फिर से बात ये थी कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब वही है कि पैकिंग वही चीज है कि नहीं डाल दी, लेकिन अंदर सामान पुराना ही था। मतलब प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इन्होंने होमोफोन्स को डायरेक्टली सीई और एसई से कंपेयर ना करके इन्होंने दे आस्क्ड अ मीनिंग टू यू, और बोला कि पीआरएससीटीआई सीई जो होता है, जो नाउन होता है वो बताओ। देखो ऑप्शन में कैसे लिखता है, ही वुड प्रैक्टिस फॉर दिस बेसबॉल मैच। ठीक है, फॉर एन आवर। अब देखो यहाँ पे फॉर हिज बेसबॉल मैच, प्रैक्टिस वुड के बाद में सीई, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद में मेन वर्ब आता है, तो ये सीई तो नहीं आएगा, यहाँ तो एसई होना चाहिए था। ठीक है, आवर नेबर हैज बीन प्रैक्टिसिंग, तो यहाँ पे हैज बीन के बाद में फिर वर्ब आना चाहिए था, वर्ब में सीई नहीं आता। ठीक है, लॉजिक लगा के चलना था पूरे पेपर में। फिर रहता है कि एज शी प्रैक्टिस्ड, PRACTICED, सब्जेक्ट के बाद में तो वर्ब लगता है दोस्त, तो यहाँ पे CED गया। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आर्टिकल। ठीक है, ये देखो ये पूरा आपको लॉजिक मैंने क्लास में करवाया हुआ है। आर्टिकल, उसके बाद में आपके पास एडवर्ब नॉट का इस्तेमाल, फिर उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है, सारी बातें हुई। ठीक है, उसके बाद में आपने नाउन लगाया, और नाउन लगाते बेटा आपने क्या लगाया, सीई वाला केस। तो आप कहां से क्या बना था इसके अंदर, डी बनाया था। ये तो तरीका अपनाया था आपने एग्जाम में भी, और क्लासरूम में भी हम इसी तरह से एग्जाम में सीखे, जितनी तैयारी करी सारी इस तरह से करे हमने, जितने मॉक टेस्ट लगाते सारी इस तरह से तैयारी करी थी। ठीक है बच्चों, तो ये आगे पास नए कैप्शन के अंदर पूछा गया था ये वो पुरानी चीज, लेकिन उन्होंने इस बार मीनिंग्स के थ्रू पूछ लिया इसको। ठीक है, सेंटेंस में यूज करके, तो मैं तो कहूंगा हाँ ठीक है चलो ये नया पैटर्न था। ठीक है, तो इसको सावधानी से करना, बस जैसे जैसे आपको टीचर्स गाइड कर रहे हैं क्लासरूम में उसको आप फॉलो करते जाना। फिर आया था आपके पास एक क्वेश्चन था, उसमें पेयर ऑफ सेंटेंसेस था S1 S2। ये तो नॉर्मल था कि इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को कैसे रिलेट करता है, ये पिछले सेशन में भी आया था, इसके ऊपर पूरी क्लासरूम में प्रैक्टिस मिली थी आपको। ये बताया गया था कि सेकंड सेंटेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस से कैसे कनेक्टेड है ये बताना था। तो द स्नो बॉल, ठीक है, यहाँ पे द स्नो अल्बाट्रॉस, यह चिड़िया का नाम है, इज द लार्जेस्ट बर्ड दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड। और अगली लाइन लिखता है इट हैज द वाइडेस्ट विंग स्पैन, सबसे बड़ा पंखों का फैलाव होता है, अमंग ऑल बर्ड्स विद लेंथ रीचिंग अप टू 12 फीट। एक तरफ बोल रहा है कि लार्जेस्ट बर्ड है दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड, और इसका जो विंग स्पैन है वो कितना है, 12 फीट है। तो अब देखो द सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से कैसे कनेक्टेड है। सपोज द फर्स्ट स्टेटमेंट कंट्रास्ट तो ऑपोजिट होता है, तो नहीं सर। इट इज द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, नहीं, उसका कोई रेपिटेशन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट, उसका विरोध करता है, नहीं सर। ये उसके बारे में सपोर्ट करता है कि फर्स्ट सेंटेंस में वो एक बड़ी चिड़िया है, उसका विंग स्पैन इतना बड़ा है, ऐसे बना करके। तो ये तरीका आपको क्लासरूम में लगाने बताए थे, इसकी आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बच्चों ये प्रैक्टिस होती है रीडिंग के थ्रू। ठीक है, मैं आपको हमेशा लगातार कहता आ रहा हूं, इस सेशन से लेकर के अब आने वाले कुछ एग्जाम्स तक अगर आपकी रीडिंग स्किल्स ठीक नहीं हुई तो आपको बहुत दिक्कत आएगी हर एग्जाम में, चाहे एनडीए चाहे सीडीएस हो, क्योंकि अब इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब ये बन गया है पूरा आगे पास रीडिंग बेस्ड पैटर्न। तो अब आपको अपनी रीडिंग ठीक करनी है, रीडिंग स्किल्स अपनी ठीक करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, कोई नॉवेल्स नहीं कहूंगा, कोई मूवीज नहीं कहूंगा, टाइम वेस्ट होता है उनसे खाली। अभी सिर्फ एक काम करो, अखबार पढ़ो। ठीक है, अखबार पढ़ के लिंकिंग वर्ड्स मिलेंगे, कनेक्टर्स मिलेंगे, इस तरह से वर्ड्स के मीनिंग समझ आने शुरू होंगे आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस काम को आप लोग थोड़ा फॉलो करो।
ठीक है, जो गाइडेंस आपको टीचर्स दे रहे हैं केजीएस में लगातार इस चीज के बारे में हर टीचर आपको बता रहे हैं, उधर प्रियांशु सर आपको बताते हैं रीडिंग स्किल्स के बारे में, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो एनडीए हो या सीडीएस हो, ये तो वीडियो हर किसी के लिए फायदा देती है। मैं डिस्कस या सीडीएस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन पैटर्न तो एनडीए का भी वही चीज है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके भी वैसे ही होते हैं। तो बस समझ के करो चीज को, लगभग हर चीज अब रीडिंग बेस्ड हो चुकी है, ठीक है। चैप्टर बेस्ड अब जमाना चला गया कि वो हेडिंग उठाई और पूरा पूछ लिया, विकैबुलरी पे पूरा फोकस था एग्जामिनर का इस बारी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा तैयारी से रहना इसमें पेपर 2 के बारे में। वैसे तो आपको रूम में पूरी तैयारी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से इस पोर्शन के लेकर के खासकर अच्छे से अपनी तैयारी रखिएगा। इसके 10 सवाल देखने को मिले थे हमारे पास, तो सोचो आपके पास 0.83 के 0.83 का एक सवाल है, तो 8.3 मार्क्स आपके सब यहीं से थे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे देखें। अगला क्वेश्चन आया था पैराचैम्बर्स, ये सेम और स्टोरी थी लेकिन बहुत इजी थे। इसमें तुम्हारे 10 के 10 सही होने चाहिए थे, इसमें अगर गलती कर गए तो भैया कुछ मिस कर गए, इंपॉर्टेंट ना करना। वो कहते हैं इजी था, स्कोरिंग पॉइंट्स थे, ठीक है। तो बस वो है कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो गई तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस नहीं करी, सीरीज को फॉलो नहीं किया आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन में आकर के, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो, मेरे साथ में आ जाओ। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे मतलब वो है ना कि वो ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं थोड़े से, कहते हैं एक मुहावरा होता है ब्राउनी पॉइंट्स, एक एडवांटेज मिल जाती है अगर ये चीज आपके पास होती है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना है। लेकिन बच्चों का फीडबैक मुझे यही मिला ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैचेस में कि सर ये हमारे 10 के 10 सही हुए थे। अब अगला जो पेपर है उसमें अगर आपका है देने का एग्जाम का मूड, तो भैया ये भी आपके सही होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्लासरूम में आना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ओके। देन भाई अगला देखो, ये पोर्शन था आपके पास, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के आपके पास 10 सवाल थे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता था अपना क्या चीज भैया, यहाँ देखो प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स और फ्रेजल वर्ब्स। 5 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे और इजी थे, मतलब इसको ज्यादा मुश्किल नहीं कहूंगा, सिंपल था। अगर आपने बेसिक ग्रामर पढ़ा होता तो ये आपको आ जाता, ठीक है। उसके बाद में जो और पोर्शन मिला था आपके पास, ठीक है, इसके अंदर फिर से हमारे पास एक नया पोर्शन जो मिला, वो क्या मिला हमारे पास, पैटर्न को देखते हुए देखो यहाँ पे लाइन चेंज कर दी, आइडेंटिफाई सेंटेंसेस इन विच वर्ड हैव बीन यूज्ड करेक्टली। मतलब पहले जमाने में इसको पेयर वर्ड्स के नाम से आते थे लिख करके, कॉम्बिनेशन में पूछते थे होमोफोन्स के नाम से, इन्होंने होमोफोन्स ना पूछ करके फिर से कैप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो बस ये देखो ये है वो पेयर वर्ड्स ही, लेकिन इसके अंदर वो होमोफोन्स के साथ में पूछ लिया उन्होंने, और होमोफोन्स के साथ में पेयर वर्ड्स लगा करके इन्होंने काम करा अपना ये, ठीक है। तो आपको ये बताया था मैंने PARE, देखो ऑप्शन भी कैसे पूछता है, ओनली वन एंड टू, ये ना थोड़ा सा वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर SSC वाला लेकर के आ रहे हैं ये लोग, ये SSC बैंकिंग का स्ट्रक्चर है जो अब CDS में धीरे धीरे आते जा रहा है, ठीक है। तो इस पे आपको अलर्ट रहना था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा था, ये आपको नया पैटर्न दिखा, ओके। पैटर्न द सेंस की वही चीज है कि वर्डिंग चेंज कर दी इन्होंने, ठीक है। और हाँ, नीचे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आस्किंग द मीनिंग डायरेक्टली इन्होंने इसको आपस में सेंटेंसेस में डाल दिया, फिर बोला कि कौन से सेंटेंसेस में करेक्ट यूज हुआ है। मतलब फिर से रीडिंग स्किल्स के ऊपर पूरा फोकस था, जितना भी करवा रहे हैं एग्जामर आपसे रीड करवा रहा है पेपर को, इसलिए लेंथी पड़ा आपका पेपर, इसलिए पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चों को रीडिंग हैबिट्स ही नहीं थी। जितनी देर में वो रीड करे तो देर में घड़ी का समय खत्म हो जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अलर्ट रहना। आगे देखिए और जो पोर्शन था, अच्छा इसके जो सवाल थे आगे बस कितने थे भैया, 5 सवाल थे ये, ठीक है। फिर जो और पोर्शन था आपके पास उसमें थे प्रोवर्ब्स, इडियम्स हमेशा की तरह, एवरेज थे, आसान भी थे, 2-3 तो टफ डालते ही हैं वो, ठीक है, लेकिन बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये एवरेज थे। प्रैक्टिस अगेन, इसके लिए तो आपको काफी कुछ रीडिंग स्किल्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा अगला पोर्शन आया था आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे 10 सवाल थे, ठीक है। इन्होंने बोला था भाई इंप्रूव करके बताओ अगर रिक्वायर्ड है, अंडरलाइन वर्ड जो था, बस फर्क क्या पड़ा इन्होंने इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ग्रामर एस्पेक्ट इन्होंने विकैबुलरी बेस्ड बना दिया था इसको, इसलिए मैंने न्यू लगाया इसके साथ में, क्योंकि ये कर दिया था उन्होंने विकैबुलरी के ऊपर आधारित, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको बना दिया था पूरा पूरा विकैब बेस्ड, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो ये फिर से घूम के विकैबुलरी पे आ गया, इसलिए इन्होंने वही चीज है कि नया मैं कहूंगा इसको पैटर्न की वजह से लेके चलेंगे, ये भी एक नई चीज देखने को मिली, क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स और साथ में मेरे साथ जब क्लासरूम में जुड़ते हो तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, उसके आपको ऊपर फोकस करनी पड़ेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला पोर्शन, अच्छा इसमें कितने सवाल थे, 10 सवाल थे बच्चों, ठीक है। देखिए आगे का हिस्सा जो आपके पास था, इसमें आपके पास स्पॉटिंग एरर्स थे जो पूरी ग्रामर बेस्ड थे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ कुछ हिस्सों पे लग रहा था कि 2-2 एरर्स हो रही हैं, अब वो वेट एंड वॉच वाली बात है, यूपीएससी क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अबेटमेंट की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। वो ABATE नहीं तो अबेटमेंट होती है, अबेट की सेंस रखती है, एक ये भी गलत है। उसके बाद में लेवल्ड एट नहीं होता, लेवल अगेंस्ट होता है,
चार्जेस होते हैं लेवल्ड अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं अब इसमें देखते हैं यूपीएससी क्या कहता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इट वाज मैनेजेबल, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, एक पूरा ग्रामर के ऊपर आधारित था। उसके बाद देखें बच्चों, फिर आगे अगला हिस्सा जो था हमारे पास दैट वाज कोड। कोड्स के साथ में आपके पास इस बार इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या करा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। ये मैंने न्यू रिमार्क क्यों डाला है, बिकॉज इस बार इन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच का प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन्होंने कोड्स में पूछा है आपसे, ठीक है। जो पहले हमेशा सेपरेटली पूछते थे ये लोग कि अंडरलाइन वर्ड बताओ, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया इसको इन टर्म्स ऑफ कोड, वही मैच द कॉलम्स की तरह से, ठीक है। जैसे इसमें वहां पे एक तरफ वर्ड लिखा हुआ है, एक तरफ यहाँ पे वर्ड है, और अगली तरफ आपके पास उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा उन्होंने। तो एक पल और बहुत सारे काज ये करते यूपीएससी ने इस बार बड़ा स्मार्ट पेपर बनाया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक वर्ड है, वर्ड भी पूछ दिया उन्होंने और साथ में उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ दिया, ठीक है। इस तरह से काम हुआ। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो। फिर से कहूंगा ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, ये तो इन सिलेबस था। इसकी प्रैक्टिस हमारे बच्चे करके गए थे केजीएस के, तो अच्छे करके आए इस वाले पोर्शन के अंदर। तो मुझे जितने भी बच्चे से फीडबैक मिला है इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, ठीक है। आगे देखिए अगला पोर्शन अच्छा इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर, ये सारा पार्ट ऑफ स्पीच पे आधारित था। इसके 10 सवाल थे जो अच्छे सवाल थे, इसमें से आपको मैंने मैक्सिमम अगर आप लेके चलो तो 8 तो कहीं गए नहीं थे, इतने तो आपके मिनिमम होते ही होते हैं। फिर जो और पोर्शन था आगे पास, इसके अंदर देख लेते हैं जल्दी से स्कैन करके। 10 सवाल थे क्लोज टेस्ट के, नॉर्मल पैटर्न था पूरा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके पास जो पोर्शन था ऑर्डरिंग सेंटेंसेस के 10 सवाल थे, वही अपना S1 S6, लेकिन इजी थे इस बारी कंपैरेटिवली दे वर क्वाइट इजी। फिर मैच द लिस्ट वाले हिस्से थे 10 सवाल, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा सा क्या हुआ, वर्ड्स को पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। मैच द लिस्ट के अंदर उन्होंने इस बारी क्या करा, वर्ड्स पूछा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। वर्नाकुलर का मीनिंग क्या होता है, रिटोरिक का मीनिंग क्या होता है, पार्लेंस का मीनिंग क्या होता है, जार्गन का मीनिंग क्या होता है। तो यहां से आपको मीनिंग चूज करने थे। तो फिर से कहूंगा कि ये चीज पुराने पेपर में भी थी हमारे पास, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे आपके साथ उन्होंने क्या करा, मैच द कॉलम्स के साथ में आपके पास विकैबुलरी पूछ लिया। तो देखो नई बातें क्या हुई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ हुई कि जितना भी हिस्सा था विकैबुलरी का, जितना भी वर्ड मीनिंग का हिस्सा था, उसको इन्होंने पैटर्न में नया कर दिया, ठीक है। इन्होंने वे ऑफ जो अपना क्या था आस्किंग विकैबुलरी, इसको उन्होंने बदला, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए आपके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास आ गया ये रीडिंग बेस्ड, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, ये 2 इससे चीजें निकली हैं। ये पूरा का पूरा पेपर जो था आपके पास, अगर ग्रामर को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तो सारा विकैबुलरी बेस्ड था। इसके अंदर उन्होंने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पुट नहीं करा, उसको उन्होंने रीडिंग बेस्ड बना दिया। तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करो, यही इस वीडियो का मेरा समझाने का मतलब था कि ये क्लास क्यों आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं सीरीज क्यों आपके साथ लेकर के आया, ये वीडियो इसलिए लाने का पर्पस ये था ताकि आपको ये समझ आए बच्चों कि आपको रीडिंग अब इंप्रूव करनी है, ठीक है। आपको जो भी मुझसे हेल्प चाहिए हो, हमारी टीम से हेल्प चाहिए, आप हमें बताइए आकर के, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये कोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कोर्स ज्वाइन करिए, आइए क्लासरूम में देखिए हम लोग कैसे काम करवा रहे हैं, ठीक है। आप सब तरह से हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन थिंग इज कि आपको थोड़ा सा एफर्ट खुद से लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे अभी कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वाईटी पे हमारे पास लगातार सीरीज चल रही है फॉर मैथमेटिक्स, फॉर फिजिक्स, फॉर इंग्लिश, फुल सीरीज चल रही है आपके लिए, ठीक है। शाम के अलग अलग टाइमिंग पे चलती है, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कभी भी उन वाईटी की सीरीज को देख सकते हो। जो केजीएस डिफेंस पे अवेलेबल है, उसकी जो कहते हैं अपनी जो पीडीएफ होती है टेलीग्राम से केजीएस डिफेंस की आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारी एडवांटेज हम बच्चों को तो फ्री में ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। और देखो कोर्स की फीस भी क्या होती है, नाम मात्र होती है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप अपना इस चीज में देखते हैं कि थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, एनडी के लिए भी हमारे पास टारगेट बैचेस हैं सब यहाँ पे। एनडी के लिए तो आपको देहरादून में भी, प्रयागराज में भी बैचेस मिल जाएंगे ऑफलाइन मोड पे, और ऑनलाइन बैच भी है हमारे पास उसका, ठीक है। तो ये सभी जो बैचेस है रनिंग स्टेज पर हैं और एडमिशंस के शायद कुछ ही दिन बचे हैं इसके अंदर, अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अब डिसाइड कर लेना चाहिए बच्चों कि आपका क्या आगे जाकर के पर्पस है, क्या आप अपना सितंबर पेपर देना चाहते हैं। अगर हाँ तो आई विल सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी अपने एनरोल करिए अपने आप को। वेरियस कोर्सेज के बारे में मैंने आपको जो बताया है, साथ में जो पेपर पैटर्न बताया है, इसके लिए आपको क्लास की प्रैक्टिस चाहिए होगी। ये किसी बुक से नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगा करके नहीं आएगा अब, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। आपने इससे कुछ मेरे नए पैटर्न पे जो सवाल है उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीजें समझी होंगी, और निष्कर्ष यही निकला हमारा कि रीडिंग, अब निष्कर्ष यही है कि रीडिंग अगर नहीं करोगे तो आपका सीडीएस पेपर या एनडी पेपर देना टफ हो जाएगा, ठीक है। विकैबुलरी अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी।
तो बस फिर यही ध्यान रखते हैं, इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। बहुत जल्द आप लोग कुछ वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको स्पोकन इंग्लिश स्किल्स के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगा। फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस बना के दूंगा जिसके अंदर आपको मैं पैराजंबर्स करवा रहा हूँ या मैं क्लोज टेस्ट की टेक्निक बता रहा हूँ। एंड इसी तरह से फिर शाम की जो सीरीज है मेरे पास, जिसमें आपको मैंने बताया कि इंग्लिश के लिए पूरी कंप्लीट सीरीज लेकर के आ गए हैं, ऑल इन वन सीरीज है इसके साथ में, उसको आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में केजीएस डिफेंस के प्लेटफॉर्म पे शाम को 6:30 से 7:30 हर रोज चलती है क्लास हो। तो देखो इसको आओ, उसमें देखो मैं वहां पे विकैप करवा रहा हूँ, पैसेज पैराजंबर्स सब चीजें होती हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ में आकर के और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ओके राइट, सो मिलते हैं फिर बच्चों अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपने आपको ध्यान रखिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एग्जाम के दिन मत गिनिएगा, अभी तो समय है, आराम से कर लेंगे, पता नहीं चलता है, फ्लाइट है ना, टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, पता नहीं चलता किस समय समय खत्म हो जाए। तो बस अपने आप को रेडी रखिए एंड हमसे जो भी आपको हेल्प चाहिए हो, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।